नमस्कार। चाइना के खिलाफ आसियान की जो समिट हुई उसमें एक कंट्री ओपनली बोला जिसका नाम है फिलीपींस। फिलीपींस ने बोला कि ये हमें धमकी देता है, ये हमें परेशान करता है और इसके उत्पीड़न से हम परेशान हैं। वी आर फिलीपींस का मतलब ये था फिलीपींस के प्रेसिडेंट का कि हम वी आर ऑल आउट अगेंस्ट चाइना। ये जो पूरा गेम चल रहा है, क्या ये जयशंकर साहब और प्राइम मिनिस्टर की लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि 2015 तक हुआ करती थी, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। क्या ये पूरी पॉलिसी, इस पॉलिसी में गेम चल रहा है? क्या इस पॉलिसी ने उधर के हमें हमें सपोर्ट दिया है? साउथ चाइना सी में चाइना आना चाहता है इंडियन ओशन में, कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशन में आए। प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी या जयशंकर साहब की पॉलिसी बोलिए कि श्रीलंका जो कि चाइना के लगभग पाले में चला गया था, हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया था, वो वापस इंडिया के फोल्ड में आ चुका है। मॉलडीव्स के मोइजू जो कि प्रेसिडेंट हैं, वो लुकआउट वो इंडिया आउट कैंपेन पर जीते थे, आज वो इंडिया के अंदर बैठे हैं। इन इंडिया हो गया कहीं। और अगर बात करें साउथ चाइना सी की, तो मेरे पास ये मैप है, ऊपर चाइना दिख रहा है, ताइवान साइड में है, ताइवान इनके फेवर में नहीं है। फिलीपींस आज ओपन में आ गया, इंडिया को चाइना के खिलाफ एक सपोर्ट मिला साउथ चाइना सी में। ब्रूनई अभी प्राइम मिनिस्टर होके आए हैं हमारे, ब्रूनई के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, ये दोनों भी चाइना के फेवर में नहीं दिखते हैं। साथ में लाओस, लाओस चाइना के पाले में, इसमें कोई शक नहीं है। वियतनाम, वियतनाम इंडिया से ब्रह्मोस ले रहा है और लड़ेगा किससे? चाइना से। फिलीपींस से तो लड़ने वाला नहीं, मलेशिया से लड़ने वाला नहीं। और ये पूरे एरिया में इंडिया को एक बड़ा सपोर्ट है। और साउथ चाइना सी में इंडिया ने अब अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडा जी। संजीव मीडा जी इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और इनको आप आज जानते भी हैं, लंबे अरसे से, लंबा अरसा नहीं मतलब छोटा अरसा रहा, लेकिन एक यूट्यूब पे ये एक एनालिस्ट के तौर पे आ रहे हैं और आप लोग सब इनके विचारों को पसंद करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी कारगर हो रही है? लोग चाइना, कंट्रीज चाइना के खिलाफ पब्लिक में बोलना शुरू हो गए। रोहित जी, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये इंडिया की डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा कामयाब एक वेंचर है, जिसमें इंडिया ने बहुत बड़ा काम करने में उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मगर इसके पीछे एक वजह है कि इंडिया को ये सब कुछ करना क्यों पड़ा। अगर 2014 से पहले देखें तो कहीं ना कहीं पे चाइना का एक बहुत एग्रेसिव तरीका नजर आता था इंडिया के साथ में, जहाँ पे वो बॉर्डर डिस्प्यूट में या इंडिया के अंदर तक भी आ जाता था और इंडिया की उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। और जैसे ही 2014 के बाद जो करंट गवर्नमेंट आई थी पावर में, उन्होंने इस चीज को, इसका संज्ञान लिया और इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई। मगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाते बनाते इनको एक चीज का समझ आ गया कि चाइना इंडियन ओशन में इंडिया को पूरी तरीके से घेरना चाहता है, जिसकी वजह से उन्होंने श्रीलंका को अपने अपने घेरे में लिया, जहाँ पे उनका हम्बनटोटा पोर्ट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी। और फिर उसके बाद उन्होंने मालदीव्स को बरगलाया, उनको इंडिया के खिलाफ खड़ा करा के भी गेट आउट इंडिया के नारे वहां लगने शुरू हुए। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का जो पोर्ट है कराची के पोर्ट के पास, वहां पे अपना एक पोर्ट बना के उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी। अभी तक जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, जो भी काम हुआ है, उसमें इतना तो कामयाबी इंडिया को मिल गया कि इंडिया ने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइनीज के चुंगल से छुड़वा लिया है। और साथ ही में उन्होंने जो मालदीव की सरकार को अपने सामने झुका लिया। और पिछले कुछ दिन पहले ही मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने बैठ के मोदी गवर्नमेंट के साथ बैठ के अपना नया पैक्ट साइन करा है, जिसकी वजह से उनको कुछ पैसा भी इंडिया की तरफ से एज एड में दिया गया है। अब एक पोर्ट जो है जिसपे हम कुछ नहीं अभी तक कर पाए, वो है कराची का पोर्ट, जो कराची के पास में जो पोर्ट है उसके बारे में। क्योंकि कराची जो पाकिस्तान है वो आज की डेट में पूरी तरह चाइनीज के पाले के अंदर बैठा हुआ है। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडिया ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जितने भी कंट्रीज जो चाइना के बॉर्डर के ऊपर हैं वो चाइना से परेशान है। तो इंडिया ने क्या करा कि धीरे धीरे जो उनका आसियान कंट्रीज की एसोसिएशन थी, एसोसिएशन और साउथ एशियन नेशन, जिसके अंदर 10 कंट्रीज है, और 10 कंट्रीज का नाम इस प्रकार है कि जैसे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार,
फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये जितने भी 10 के 10 देश हैं किसी ना किसी वजह से चाइना से परेशान है। अब एक चीज देखिए रोहित जी, चाइना से कई सारी नदियां जो है वहां से निकल के इन देशों के जरिए होते हुए समुद्र में जाके समाती हैं। मगर जिस टाइम पे सपोज कीजिए कि गर्मी का टाइम है, उस वक्त चाइना क्या करता है, ये अपने वहां पे जितने भी इसने अपने देश के अंदर इन नदियों के ऊपर डैम बना रखे हैं, वो डैम के जरिए पूरा इनका पानी रोक देता है। और जिस समय बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, वो पूरा पानी छोड़ देता है। तो ये देश या तो सूखे की तकलीफ झेलते हैं या बाढ़ की तकलीफ झेलते हैं चाइना की वजह से। चाइना इनके साथ मिलके ही नहीं चलते। ये कितनी बार चाइना को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भैया आप अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो हमें बता दीजिए, ताकि हम उसके हिसाब से अपने यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल कर सकें। मगर चाइना इनकी एक भी बात नहीं सुनता। इतना फर्टाइल लैंड होने के बाद भी चाइना इनके यहाँ पे क्रॉप्स ढंग से नहीं उगने देता, पूरा पानी रोक के बैठ जाता है। और जब क्रॉप्स उग जाते हैं और वो वहां पे पानी छोड़ देता है, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति में वो क्रॉप्स फिर से खराब हो जाते हैं। उसी तरीके से जो साउथ चाइना सी के अंदर है, साउथ चाइना सी के अंदर पता चला है कि बहुत बड़े बड़े भंडार हैं पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के। उसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स के भी भंडार वहां पे, यहाँ तक कि पता चला कि शायद हो सकता है यूरेनियम के भंडार भी वहां पर है। तो चाइना ने क्या करा, धीरे धीरे इस पूरे साउथ चाइना सी के अंदर अपनी दादागिरी शुरू कर दी। और उन्होंने इन देशों के खिलाफ अपने जो वेसल्स हैं, जो नेवी के वेसल्स हैं, वो उनके खिलाफ खड़े कर दिए, उनको जाके परेशान करना शुरू कर दिया। उनको प्रॉपर तरीके से चाइना के साथ अगर वो मिलकर नहीं चलते हैं तो उनकी ट्रेडिंग भी ढंग से नहीं होने देते, उनकी फिशिंग भी ढंग से नहीं होने देते, उनके डीप सी माइनिंग भी नहीं होने देते। किसी प्रकार से भी चाइना वहां पे उनको नहीं काम करने देता। वो कहते हैं कि सारा का सारा जो इलाका है, जो कि अभी आपने शुरू में अपने मैप में दिखाया था, येलो कलर से ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो पूरा एरिया, वो कहता है कि साउथ चाइना सी ये पूरा मेरा है। यहाँ तक कि उसने वहां पर साउथ चाइना सी में चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर दिए, जिसके ऊपर उसने अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कर दिए, हवाई पट्टी बना दी। और वहां पे जाके अपना वहां पे आर्मी के कुछ लोगों को बिठा भी दिया, नेवल के कुछ लोगों को बिठा भी दिया। तो कई सारे उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए और उस पूरा आज की डेट में उन्होंने इन सब कंट्रीज को दुखी कर रखा है कि ढंग से काम नहीं करने देते। मगर इंडिया ने यही मौका देखा कि देखिए कि चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी जो है वो इंडिया के खिलाफ रही है। और जो हिमालय रीजन के अंदर भी अरुणाचल के जरिए वही चाइना अंदर घुसने की कोशिश करता है, इधर से लद्दाख रीजन के अंदर से अंदर अंदर घुसने की कोशिश करता है, उधर से पाकिस्तान को भी बरगलाता है कि वो इंडिया के साथ हमेशा से कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहे। तो इंडिया ने कहा कि अगर ये इतने सारे फ्रंट मेरे साथ खोल के बैठा तो मैं भी क्यों इसके साथ में फ्रंट क्यों ना खोल के बैठूं। क्योंकि और उसने क्या करा कि धीरे धीरे करके जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, इन जितने भी 10 देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, अपनी डिप्लोमेसी लेवल बढ़ाया, अपना कारोबार बढ़ाया। इन 10 के 10 देशों में प्रधानमंत्री ने धीरे करके विजिट करा है पिछले कई सालों में। और अब की बार जो लाओस में जो आसियान कंट्री की जो मीटिंग थी, उसमें फिलीपींस जो है वो खुल के भारत के साथ आगे खड़ा हो गया। अब फिलीपींस वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे भारत ने उनको मिलिट्री सप्लाई के कुछ सामान दे रखा है, ब्रह्मोस मिसाइल दे रखी है, साथ में मलेशिया इंडोनेशिया को भी उन्होंने काफी सारा हथियार सप्लाई कर रखा है। और फिलीपींस एक अलग से कंट्री और उभर के आ रही है उस रीजन में, जहाँ पे आने वाले दिनों में भारत का उनके साथ एक मिलिट्री पैक्ट भी शायद होने की उम्मीद है। तो फिलीपींस ने साफ खोल के बोला आसियान देशों को कि देखिए हम भारत हमारे साथ खड़ा हुआ है, और अगर हम भारत का मिलकर चाइना पे अब दबाव डालें कि वो तमीज और तहजीब के दायरे के अंदर रह के यहाँ पे काम करे और हम सबके साथ मिलके काम करे, और अपनी अपनी जो उसकी जो दहलीज है वो उसको इतना इतना ना लांदे कि हम सब उसके अंगेज हो जाए और आने वाले दिनों में उसको खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ रहे। अब आपको अच्छी तरह इस चीज का संज्ञान है रोहित जी की चाइना की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। और जैसे जैसे गिरती चली जा रही है कि वो चाइना को अपने लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ रहा है। तो वो ये क्या कर रही है, आसियान देश के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही है। साउथ चाइना सी में गड़बड़ी कर रही है, उनकी जो शिप्स चलती है उस पर वो स्प्रे बहुत तेजी से स्प्रे करते हैं, उनके लोगों को फिर गिरफ्तार करते हैं, अपने जेलों में डाल के बैठ जाते हैं। फिर बाद में ये कंट्रीज वहां जाके वो पूरी तरह ब्लैकमेल करती है चाइना। तो चाइना को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजने की कोशिश करी गई है। मोदी जी ने भी उनके साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में यही बात बोली है कि अगर किसी के
इतने बड़े एरिया के अंदर कब्जा नहीं हो सकता। ये क्योंकि 10-12 देश के साथ में ये साउथ चाइना सी जुड़ा हुआ है, तो इसमें सिर्फ चाइना का ही मतलब हक नहीं बनता, बाकी सब देशों का भी बराबरी का हक बनता है। और ऐसा भी हुआ था रोहित जी की यूरोप में जो हेग है, वहां पे एक कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर एक केस गया था, तो वहां पे कोर्ट पे जो जजमेंट आई थी उसमें चाइना को ये बोला गया था कि आपका पूरा हक साउथ चाइना सी पे नहीं बनता। हाँ, मिलके आप अपने बाकी 10 के 10 जो देश है आसियान रीजन के, उनके साथ मिलके काम करोगे तो आपका हक बनता है। मगर आप बोलो कि सारा सारा का सारा साउथ चाइना सी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी ऑयल है, जितना भी नेचुरल गैस है, जितने भी मिनरल्स हैं, जितना भी यूरेनियम, वो आपका अकेले का है। और जितना भी फिश वहां से निकलता है वो सिर्फ आप अकेले का, वो आपको नहीं मिल सकता। तो चाइना ने उस कोर्ट की इंटरनेशनल कोर्ट की जजमेंट को मानने से मना कर दिया। वो कहते कि ये मेरे खिलाफ जानबूझ के जजमेंट दी गई है, मैं इसको मानने से इनकार करता हूँ। और हमने देखा कि पिछले कई सालों से चाइना ने अपनी पूरी और दबदबा बनाया हुआ, पूरी दादागिरी करी है। तो ये उनकी दादागिरी और दबदबा तोड़ने के लिए, चाइना को एक सबक सिखाने के लिए ये आसियान देश में ये मीटिंग हुई है, जिसका हिस्सा मोदी जी भी बने हैं। और मोदी जी का जुड़ने का मतलब है कि पूरा जो ग्लोबल साउथ है वो मोदी जी के साथ इस मुहिम से और नजदीक आ जाएगा, और मोदी जी को आने वाले दिनों में और ताकत मिलेगी। और मोदी जी आने वाले दिनों में अपनी अपनी मिलिट्री की जो एक्सरसाइजेज है वो भी इस एरिया में कर सकेंगे, उस एरिया को प्रोटेक्शन देने की भी बात करेंगे। और चाइना इस चीज से बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है, वो इस चीज को कभी पसंद नहीं करेगा। चाइना इससे घबराया हुआ क्यों है? अगर हम घुस गए तो ठीक है, वो भी तो इंडियन ओशन में आता है, हम तो नहीं डरते उससे। चाइना क्यों डरा हुआ है? रोहित जी, चाइना इसलिए रहा हुआ कि उसने इंडियन ओशन में जितनी भी कोशिश करी थी, चाहे वो बांग्लादेश को अपनी तरफ करने की, या श्रीलंका को अपनी तरफ करने की, मालदीव को अपनी तरफ करने की, पाकिस्तान को अपनी तरफ करने की, उसमें से सिर्फ एक पाकिस्तान ही अकेला देश ऐसा बचा है जो उसके चुंगल में अभी तक फंसा हुआ। बाकी सब एक एक करके धीरे धीरे करके वहां से निकल चुके हैं उनके चुंगल से। तो हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी पॉलिसी थी, जो इंडियन ओशन के अंदर इन्होंने जितने भी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उसमें उनके साथ मिलकर उन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी अंदर अंदर अपनी खुफिया तंत्र के जरिए कि भैया आप इस देश के साथ जाओगे तो अपने आप को बर्बाद कर लोगे। ये देश, आप ये कंट्री चाइना आपके देश में लोन जरूर दे देगा, मगर लोन के बदले में आपसे कितना कुछ ले लेगा ये आप नहीं समझ पाओगे। आपने उन्होंने उनको एग्जांपल दिया कि देखिए आज की डेट में पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है, चाहे वो पूरा चाइना के चंगुल में फंसा हुआ है। यहीं पे म्यांमार जो है वो भी काफी हद तक चाइना के चंगुल में फंसा हुआ है। मगर अब सुनने में आ रहा है कि म्यांमार की जो मिलिट्री है वो चाइना को कहीं ना कहीं पसंद नहीं कर रही, क्योंकि चाइना ने उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा है पिछले कई सालों में। मगर अब वो शायद वो भी इनकी चुंगल से धीरे बाहर निकलना चाह रही है। तो अगर आसियान देशों में अगर ताकत बढ़ती है तो कहीं ना कहीं म्यांमार को इस चाइना के चुंगल से निकलने में उनको आसानी होगी, थोड़ा ताकत और मिलेगी, और हिम्मत जुटा पाएंगे। तो चाइना की जितनी भी पॉलिसी जो थी इंडियन ओशन में वो टोटली फेल होती नजर आ रही है। और इंडिया की जो आसियान देशों के साथ जो पॉलिसी है साउथ चाइना में, वो एक उभरती हुई पॉलिसी नजर आ रही है। इसीलिए चाइना परेशान है कि मैं तो इंडियन ओशन में कामयाब नहीं हो पाया, अगर इंडिया साउथ चाइना सी में कामयाब हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। राइट, अगर इंडिया कामयाब हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इस विजिट को या प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? मतलब सक्सेसफुल है, और अभी आगे हमें और क्या करना चाहिए? फाइनल क्वेश्चन। रोहित जी देखिए, मैं इस पॉलिसी को इस तरीके इस नजरिए से देख रहा हूँ, जैसे इजराइल क्या करता है कि वो थ्रेट परसेप्शन को पहचानता है, और थ्रेट परसेप्शन इससे पहले कि उनपे कुछ हरकत सामने वाला देश जो है वो कर पाए, वो उस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पहले से ही करके उसको ध्वस्त कर देता है। कुछ ऐसा ही इंडिया ने आपकी बात करने की कोशिश करी है कि इससे पहले कि चाइना अपनी और गड़बड़ी जो साउथ चाइना सी के अंदर करे, तो उसको पहले से ही उसको मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज दिया जाए कि अगर तुमने हरकत बंद नहीं करी तो हम सारे के सारे 10 के 10 देश जो है साउथ चाइना सी के अंदर जो आसियान देश है वो मिलके, तथा प्लस इंडिया भी उसके साथ मिलके आपको वर्ल्ड स्टेज पे, जैसे यूएन हो गया, यूनाइटेड और भी कई सारे फॉरम्स हैं, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ये, तो उसके अंदर भी जाके आपको धकेल सकते हैं, और आपको इंटरनेशनल फोरम में जाके, इंटरनेशनल कोर्ट पे जाके आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और आज की डेट में चाइना इस चीज से घबराता है, क्योंकि उसकी उसकी पहले से इकोनॉमी की हालत खस्ता हो रखी है। अगर ये देश भी उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि चाइना का बहुत सारा सामान जो है इन देशों के जरिए भी बिकता है, और अगर ये देश सबके सब देशों ने अगर पॉलिसी निकाल दी कि भाई हम चाइना से आने वाले दिनों में इतना सामान नहीं लेंगे,
और या हम उस पे किसी न किसी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, तो चाइना की जो बची कुची कसर है इकोनॉमी की वो भी खत्म हो जाएगी यहाँ से। राइट, थैंक्स अ लॉट संजीव मीडिया जी, नाइस डिस्कशन। हम लोग और डिस्कशंस करेंगे, उम्मीद है जल्दी ही, क्योंकि अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आनी है। अमेरिका का इलेक्शन भी आना है, और अमेरिका के इलेक्शन में अगर ट्रम्प जीतते हैं तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बड़े सारे धमाके होंगे। थैंक्स अ लॉट संजीव मीडिया जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था। जल्दी हम डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।